Hello everyone, very good morning. So today our topic is to India, the common man kids versus political leaders kid. आज का भारत दो हिस्सों में बट रहा है। एक तरफ कॉमन मैन के बच्चे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे। अभी हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो हम शुरुआत बिहार से ही करेंगे। और बिहार में की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव को कोई कैसे ही इग्नोर कर सकता है। तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बिहार के एक मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी टाइम तक बिहार पे इन लोगों ने शासन किया है। और अगर इनके देखें तो इनके टोटल 12 बच्चे हैं, उसमें से चार का डिटेल्स अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती एंड रोहिणी आचार्य। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव हेल्थ मिनिस्टर हैं। और मीसा भारती एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं पीएमसीएच से। ये पीएमसीएच की टॉपर रही हैं अपनी बैच की। हालांकि ये कभी किसी का इलाज नहीं किए हैं। और जब लालू यादव और राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, उसी टाइम इनका एडमिशन पीएमसीएच में हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही हुआ होगा। और फिर ये वहाँ से अपना एमबीबीएस कंप्लीट की और ये वहाँ की टॉपर निकली। रोहिणी आचार्य के बारे में पॉलिटिकली ज़्यादा रोहिणी आचार्य एक्टिव नहीं रहती हैं, बट बेसिकली इनके जो दो बेटे हैं, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और मीसा भारती, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक विरासत में ही मिली हुई राजनीति इनको मिला है। तो अगर आप बात करोगे कि इंडिया में प्रजातंत्र है और आप इलेक्शन में वोट दे करके एक ऐसी सरकार चुनते हैं जो आपके लिए काम करती है, तो आपको बखूबी मालूम होगा कि वो किसके लिए काम करती है और आपके लिए किस हद तक गरीबों की सेवा कर रही है। तो आपको दिख जाएगा इसमें ही, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो ये रहा लालू यादव के परिवार के बारे में। और उनके जो भी अ, पुत्र और सपुत्री, पुत्रियां और सपुत्रियां जो भी हैं, उनको विरासत में किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ा है वो आपको अच्छे से मालूम है। विरासत में मिली हुई राजनीति है। फिर हमारी सबसे पॉपुलर कह सकते हैं एक प्रधानमंत्री भारत की, इंदिरा इंदिरा गांधी। और उनके पुत्र राजीव गांधी, उनको भी विरासत में मिली हुई कुर्सी मिली थी उनको, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को भी। तो वो भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और विरासत में मिली हुई राजनीति थी। अभी हालांकि भी बीजेपी का शासन अभी चल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी अगर आने वाले चुनाव जो होंगे, नेक्स्ट चुनाव, उसमें अगर बीजेपी अगर हार जाती है इलेक्शन और कांग्रेस अगर सरकार में आती है, तो जो आपको भी मालूम हुआ कि उसके प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, राहुल गांधी। विरासत में मिली ही राजनीति हुई। हालांकि राहुल गांधी स्ट्रगल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस रेडी टू ईट उनको मिला है कि सब कुछ किया हुआ बस गए और शपथ ली और वो प्रधानमंत्री बन गए। काफी काम भी कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलना। और इनका एक चीज और पैटर्न मैं देखता हूँ, जब भी चुनाव आता है तो ये गरीबों के पास जाकर के कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, उनसे जाकर के मिलने लग जाते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप ये खेती कैसे कर रहे हो, आप ये पौधा के कैसे रोपा है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन वो चुनाव के टाइम में ही दिखता है, ज्यादातर चुनाव के टाइम में दिखता है। हालांकि चुनाव से पहले भी ये भारत जोड़ो यात्रा वगैरह काफी कुछ किया और ग्राउंड में लोग आम आदमी से भी मिले थे, अच्छी बात है। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी। तो इनके बेटे हैं जैसा। जैसा के बारे में भी अगर आप क्रिकेट देखते होगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा। जैसा बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और एक काफी अच्छा इंग्लिश बोलते हैं ये। अगर आपको जानना हो कि कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो कभी यूट्यूब पे देखिएगा इनका कोई भी स्पीच, या फिर जब भी कुछ चुनाव के टाइम में अगर कुछ बोले हों, या फिर जब भी ज़्यादातर क्रिकेट मैच में या क्रिकेट मैच का जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है या बीसीसीआई की कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो इनको बोलना पड़ता है। तो ये भी स्ट्रगल करके तो नहीं बने हैं, विरासत में ही मिला हुआ है। नेक्स्ट अनुराग ठाकुर। हालांकि अनुराग ठाकुर, हालांकि ये भी बीजेपी के एक जाने माने ही नेता हैं। और कुछ दिन पहले ये लोगों को ये भी सिखा रहे थे कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले हनुमान जी थे। और हनुमान जी सबसे पहले
सबसे पहले एस्ट्रोनॉ एस्ट्रोनॉट भी थे जो अंतरिक्ष गए थे। अच्छी बात है। लेकिन ये मैसेज एक आम आदमी के बच्चे को देके क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि वो बच्चे ये पढ़ें कि हनुमान जी सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे और वही अंतरिक्ष में गए थे, और ये मैसेज दे करके वो क्या इनका उद्देश्य क्या है? जो आपके बच्चों को ये चीज सिखा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? अगर आपके बच्चे को सिखा रहे हैं, इनके बच्चे क्या करते हैं, आइए जानते हैं इनके बच्चे क्या करते हैं। इनके जो छोटे बेटे हैं वो काफी अभी छोटे हैं, काफी क्यूट भी हैं, और ये अच्छे चेस प्लेयर हैं। हालांकि ये काफी अच्छी बात है अगर देश में ऐसे लोग भी अगर रहें मतलब अच्छे प्लेयर। हमारा हमें क्या चाहिए, एक अच्छे प्लेयर मिलते हैं जो चेस प्लेयर या चेस का जब भी वर्ल्ड लेवल पे चैंपियन हूँ, अच्छी बात है। और इनके जो दूसरे बेटे हैं वो यूके में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो अपने बच्चे को आप बाहर भेज रहे हो और हायर स्टडी दिलवा रहे हो, जो इंडिया में भी है, उन्हें भी बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, वो चेस खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन चीज़ों को। बट आप आम आदमी के बच्चों को क्या सिखा रहे हो? कि हनुमान जी सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे और वो अंतरिक्ष में गए थे। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि आप धर्म के बारे में नहीं बात करो, लेकिन ये मैसेज देना आदमी के जो भी बच्चे हैं उनको आप ये मैसेज दे रहे हो ताकि वो पढ़ाई से डेविएट होकर के वो धर्म के प्रति ही पूर्ण समर्पण दें, जो कि बिल्कुल गलत है। धर्म आप फॉलो कीजिए, आप पूजा कीजिए, आप हनुमान जी का पूजा कीजिए, जय श्री राम बोलिए, लेकिन उसके अलावा जो आपका कर्तव्य बनता है, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पढ़ाई करना भी है। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स आपके बच्चों को डेविएट करने का ट्राई कर रहे हैं आजकल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो इनका भी, इनके जो बच्चे हैं ये भी एक जाने माने नेता हैं यूपी से, और ये वहाँ पे इलेक्शन लड़े भी हैं और जीतते भी हैं। काफी कई सालों से ये एक्टिव, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, इनको भी जाहिर सी बात है विरासत में मिली हुई राजनीति है। तो आप देख लीजिए। ये हैं राजनाथ सिंह के जो सन है वो, ये है हमारे जेपी नड्डा जी। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो रॉयल वेडिंग है, रॉयल वेडिंग या जो भी बोल लो आप, जो आपके घर में शादी जो कैसे होती है और यहाँ पे कैसे हो रही है और किस तरह से ये जो दिख रहे हो, क्या इनके चेहरे पे वो एसएससी का पेपर लीक का या फिर कंपटीशन का या फिर जॉब या अनएम्प्लॉयमेंट का कोई भी सिकन दिख रहा हो तो आप मुझे भी बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। फिर आते हैं हमारी फिनांस मिनिस्टर। हाँ वही टैक्स, टैक्स दो। तो निर्मला सीतारमन, आप टैक्स दे आप अपने बच्चे के एजुकेशन पे या हर चीज़ों पे आप टैक्स देते रहो। इनकम टैक्स दो, फिर बाहर कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो, सर्विस परचेज करते हो, उस पे भी टैक्स दो। कुछ बचा लिया उसको जमा कर रहे हो, उसको भी टैक्स दो। बच्चे की पढ़ाई के लिए सेविंग कर रहे हो, उस पे भी टैक्स देना है। और बच्चे के लिए अगर बुक्स खरीद रहे हो, पेन खरीद रहे हो, उस पे भी टैक्स देना है। और उससे अगर अगर उसके बाद भी अगर आपके बच्चे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी की गवर्नमेंट जो भी है वो, जाहिर सी बात है, वो अभी आपको कांवड़ यात्रा पे जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए या फिर राम मंदिर बनाने के लिए आपकी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हमेशा याद दिलाते रहेगी। हालांकि इनके जो बेटी हैं वो मिडिल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई की हैं, और ये इंडिया का कॉलेज नहीं है, ये इजराइल की कॉलेज है। सो इनकी भी जो बेटी हैं वो इंडिया में नहीं पढ़ी हैं, वो बाहर पढ़ाई की हैं। ठीक है। फिर आते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद, और इनके जो बेटे हैं ध्रुव जयशंकर। सो ध्रुव जयशंकर का ये लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है। अगर आप यहाँ पे मैंने इनके आप गूगल भी कर सकते हो। इनके जो बेटे हैं वो यूएस में ही रहते हैं, यूएस से ही उनकी एजुकेशन भी हुई है और यूएस में ही वो जॉब करते हैं।
तो आप देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट यूज़ करते रहिए, और स्वदेशी अभियान में जुड़े रहिए, जो कि अच्छी बात है ये। लेकिन ये मैसेज जो पॉलिटिकल लीडर देते हैं सिर्फ आपके लिए ही देते हैं, और सिर्फ आपके बच्चे के लिए देते हैं। वो अपने बच्चे को ये सब कुछ भी नहीं सिखाते। अगर सिखाए होते तो इनके बच्चे यहीं पे रह करके यहीं इंडिया में ही पढ़ाई कर रहे होते, बाहर जन ही जाते। बट वो, और जो नौकरी भी वो कर रहे हैं या जॉब भी जो कर रहे हैं वो इंडिया में इनको करते। लेकिन नहीं, आप पढ़ाई करो इंडिया से, टीडीएस टीसीएस जितना भी भरना है वो सारे फील, इनकम टैक्स जीएसटी सारा देने के बाद इंडिया में पढ़ाई करो, इंडिया में काम करो। और काम भी क्या करोगे, आप एसएससी की तैयारी करो, आप यूपीएससी की तैयारी करो। हालांकि यूपीएससी में एंट्री कैसे हो रही है आपको ही मालूम है। सो ये है हमारे जयशंकर, जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, और उनके जो बेटे हैं श्री ध्रुव जयशंकर, उनके बारे में ये था। फिर हमारे आते हैं ज्योतिराव सिंधिया। पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब बीजेपी के नेता हैं। हालांकि ज्योतिराव सिंधिया को भी राजनीति विरासत में ही मिला है। जो इनके पिताजी थे माधवराव सिंधिया, वो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में, वो मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर थे बेसिकली। और अभी जो इनके जो ज्योतिराव सिंधिया हैं, तो ये अभी कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, और ये अभी कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। अब इनके बच्चे को आप देख लो। ये अगर आप बॉटम में अगर नीचे देखोगे, एक जो स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, ये इनके बच्चे का लिंक्डइन प्रोफाइल है। और ये एल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं। इवन अगर आप ज्योतिराव सिंधिया का भी अगर प्रोफाइल देखोगे और उनके एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में पता करोगे, तो वो भी एक बहुत बड़े बड़े, जो बाहर के जो भी कॉलेज हैं, बड़े कॉलेज करने का मतलब वो बाहर के ही कॉलेज हैं। वो बाहर के कॉलेज में स्टैंडफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, द डून स्कूल एंड चैंपियन स्कूल्स। सो ये सब जो हाई, जितने भी हाई लेवल के जो भी स्कूल्स हैं, दून स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम स्कूल हैं। वो हमारे जैसे सीबीएसई के स्कूल और जैसे नॉर्मल जो स्टेट बोर्ड के स्कूल होते हैं वैसे नहीं होते, जहाँ पे स्कूल के छत गिर जाया करते हैं। ये भी, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको भी मालूम होगा, नाम तो हम सब जानते हैं। और तो ये भी बाहर से पढ़ाई करके आए हुए हैं। और इनके भी बच्चे एल यूनिवर्सिटी, इनके जो बेटे हैं वो एल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं। और ईथर एआई करके जो कंपनी है उसमें वो काम करते हैं, और उनकी कंपनी है। इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मालूम है। फिर आते हैं रामविलास पासवान। ये भी लालू प्रसाद यादव की तरह ये भी गरीबों के नेता हैं, और लोग इन्हें मानते भी थे। ये गरीबों के नेता थे, सॉरी। और इनकी भी एक पार्टी थी। और अभी जो उस पार्टी के जो अध्यक्ष, जो मेन है, लीड कर रहे हैं, वो इनके बेटे चिराग पासवान है। पहले ये एक्टर थे, और एक्टिंग के बाद ये पॉलिटिक्स में गए हैं। तो काफ़ी अच्छे लुक, अच्छे लुकिंग हैं वो। आपके और हमारे, आपकी तरह और हमारे तरह वो एसएससी की प्रिपरेशन नहीं किए हैं, और ना ही वो किसी प्रोटेस्ट में गए होंगे। हालांकि हो सकता है इसकी वजह से इनके जो फेस पे जो चार्मिंग है, और कोई स्ट्रेस नहीं रहा है, मे बी इसकी वजह से ग्लो दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी कैचिंग पर्सनालिटी है। और ये बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, उसके बाद फिर हमारे संसद में भी काम कर रहे हैं। तो वैसे भी नेता अभिनेता में कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है आज के टाइम में। दोनों ही अच्छे एक्टिंग में कर के लिए जाने जाते हैं। हालांकि बिहार से, ये बिहार से आते हैं, और अभी ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं काफ़ी टाइम से। बिहार के लिए क्या किए हैं ये शायद हमें तो नहीं मालूम, शायद उनको भी नहीं मालूम होगा। और विरासत में मिली हुई राजनीति इन्हें भी मिली है। ये है हमारे ओम बिरला। इनको कौन नहीं जानता है। अगर थोड़ा बहुत अगर आप न्यूज़ देखते हो गया, संसद का जो भी कार्यकाल चलता है उसको कभी अगर देखा होगा, तो आपको पता होगा विपक्ष को हमेशा डांटते रहते हैं, चुप करवाते रहते हैं कि भाई हल्ला नहीं कीजिए, आप आराम से संसद की कार्रवाई को चलने दीजिए। और जब भी सरकार में जो भी मंत्री हैं वो बोलते हैं, तो उन्हें बोलने भी देते हैं अच्छे से। तो इनकी जो डॉटर हैं वो आईएएस अधिकारी हैं। और जाहिर सी बात है, आप घूमने के लिए आप शिमला और मनाली जाते होंगे, ये लोग बाहर जाते हैं। ये जो अगर आप फोटो देख रहे होगे साइड में, ये बाहर की फोटो है। हालांकि मैं, मुझे नहीं पता कि ये फोटो सच में है या एडिटिंग की हुई है। बट हाँ, इतना ये चीज़ मैं कंफर्म हूँ, इनकी जो बेटी है वो आईएएस ऑफिसर है। फिर आते हैं हमारे कॉमन मैन।
सो आम आदमी, सबसे बड़े आम आदमी देश के अरविंद केजरीवाल जब आए थे, जब ये अन्ना आंदोलन में थे, और जब उन्होंने कई वादे किए थे, देश की तरक्की भी करने के बारे में काफ़ी प्रॉमिस था, और इसी अन्ना आंदोलन के बाद में इनका करियर काफ़ी ज़्यादा चमका। हालांकि ये पहले भी बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम, आईआरएस अधिकारी भी रहे हैं, और उसके बाद फिर ये अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी बने कांग्रेस के। और बाद में कांग्रेस, हालांकि वो आंदोलन भी एक तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुई थी और कांग्रेस के खिलाफ ही थी, और फिर इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से इलेक्शन भी जीत लिए, और कांग्रेस का समर्थन भी लेकर सरकार भी बना लिया। और फिर वो फिर दूसरे कार्यकाल में खुद अपने खुद ही अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन जीते और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और इनके दो बेटे, एक बेटी है इनकी हर्षिता केजरीवाल जी, और दूसरे इनके बेटे, एक इनके बेटे हैं पुलकित केजरीवाल। वो दोनों भी इनके तरह ही, अपने पिता की तरह काफी स्कॉलर हैं, और दोनों आईआईटी आईआईटी जेई के स्टूडेंट हैं रहे हैं, और दोनों काफी अच्छे हैं पढ़ने में, पढ़ाई में। हम सो हाँ, 21 में वो दोनों राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई सी भी चीज़ विरासत में नहीं मिला है, बट हाँ, चूंकि जब पिता मुख्यमंत्री हों और आईआईटी के एलुमनी रहे हों, आईआईएम हैं, और आईआरएस अधिकारी भी रहे हैं, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शिक्षा का जो व्यवस्था इन्हें मिली होगी वो आम आदमी को तो नसीब नहीं होगी। तो यहाँ पे थे। अब चूंकि अभी तक हमने देख लिया कि चूंकि हमने सिर्फ कुछ नेताओं के ही डिटेल्स इकट्ठा कर पाया हूँ, और उसमें अगर उन सबके अगर किड्स का देखोगे तो सभी लोगों का एजुकेशन काफ़ी अच्छे और प्रीमियम स्कूल्स में हुआ है, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हुआ है। कई के बच्चे जो एजुकेशन ज़्यादा बाहर में एजुकेशन नहीं लिए हैं, वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर सत्ता में बैठे बैठे हुए हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे बच्चे, हम लोग जो कॉमन मैन हैं, उन लोग के बच्चे क्या कर रहे हैं, और कैसे क्या है उनका एजुकेशन, वो किस तरह से स्कूलिंग, किस तरह से कॉलेज है, किस तरह से उनके अनएम्प्लॉयमेंट जो कंट्री में है वो एम्प्लॉयमेंट किस हद तक बढ़ रही है, क्या ग्रोथ, क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह का रॉयल लाइफ कॉमन मैन के बच्चों का है, अब वो देखते हैं। सो सबसे पहले झालवाड़ा राजस्थान का एक प्लेस है, वहां पे स्कूल हादसे में 7 मासूमों की मौत। उस स्कूल में छत गिर गया, जो स्कूल की जो छत थी, और वो गिर गया, उसमें 7 गरीब जो कॉमन मैन हैं उनके बच्चे मारे गए, जो उम्मीद लेकर के स्कूल गए थे कि मैं वहां से पढ़ करके कुछ बनकर अपने परिवार की हालत सही करूंगा। वो बच्चे के सपने उसी छत के गिरने से चकनाचूर हो गए, और शायद वो घर की स्थिति क्या ही सही कर पाएंगे, वो कभी घर वापस नहीं जा पाए। और सिर्फ ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है, ये हमेशा होता रहा है। झालवाड़ा में देख लो, आप यूपी में देख लो, बिहार में भी ऐसे केसेस मिले हैं, जहाँ पे पुअर क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, जो टेंडर जो दिए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, सरकारी स्कूल बनाने का या पुल बनाने का या फिर सड़क बनाने का, और इन सब की स्थिति क्या होती है बनने के बाद में, सबको मालूम है। तो ये था स्कूलिंग लाइफ, हमारे जो कॉमन मैन के जो बच्चे हैं उनको। अब जानते हैं कि कॉलेज के बाद में वो एसएससी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, और उसके बाद जो जैसे हम यहाँ पे जो हमारी बहन है, ना झुकेंगे ना डरेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे, ऐसे ऐसे बोर्ड लेकर के आपको एसएससी के सामने दिल्ली के किसी चौराहे पे या फिर रामलीला मैदान में, ऐसे जगहों पे जाकर के आपको धरना प्रदर्शन करने पड़ेंगे। आप क्योंकि जब भी आप चाहोगे कि हम एसएससी का एग्जाम दें और 10,000 की नौकरी पा करके अपनी ज़िंदगी जी लें, तो यहाँ उतना आसान नहीं है। पेपर लीक होंगे। एजुकेशन तो खैर आपने देख ही लिया, स्कूलिंग तो देख ही लिए क्या है, कॉलेज के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, जब स्कूल का हालत देश में ऐसा है,
कुछ कुछ ही कॉलेज हैं जो सही से प्री, जैसे आईआईटी हो गए, या फिर आईआईएम हो गए, या फिर अगर आप एनआईटी कॉलेज देख लो, या फिर कुछ और भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी जो भी कॉलेजेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कुछ और भी कॉलेजेस हैं, देश के सारे कॉलेज खराब नहीं हैं, बट जिस हिसाब से स्टूडेंट हैं उस हिसाब से एजुकेशन में जो एजुकेशन सिस्टम है वो उनके लिए वो सफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद भी बच्चे मेहनत करते हैं और वो एसएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, बैंकिंग का करते हैं, और अल्टीमेटली जब वो मेहनत कर देते हैं और उसके 5 साल बाद जब कोई वैकेंसी आती है और वो जब एग्ज़ाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, या फिर जो एग्जामिनेशन की जो मैनेजमेंट है वो पैसे की खातिर किसी ऐसे कंपनी को दे दिया जाता है जो बिल्कुल ही उसकी सिस्टम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं होती उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए। कैसे दिया जाता है, वी डोंट नो। तो अभी ऑन गोइंग जो इशू है एसएससी के बारे में, वो आप सबको मालूम होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है। बिहार में जो भी इलेक्शन हुए हैं, यहाँ तक कि बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है, जो वहाँ का पीएसयू एग्जाम है, जहाँ से जो बिहार में जो राज्य लेवल के जो भी अधिकारी चुने जाते हैं, उस एग्जाम का भी पेपर लीक हुआ है। एसएससी का पेपर तो लीक होता ही रहता, नॉर्मल सी बात हो गई है ये। तो आपको एग्जाम देने के अलावा प्रोटेस्ट भी करना होगा, और प्रोटेस्ट में जब भी पुलिस लाठीचार्ज करिए तो आपको भागना भी पड़ेगा। नहीं भागोगे एफआईआर होगा, फिर एसएससी के एग्जाम आप क्लियर करो नहीं क्लियर करो वो बात की बात है, सबसे पहले आपको कोर्ट केस होगा, और कोर्ट आते जाते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। किसी तरह से अगर आप जॉब ले लेते हो, जाहिर सी बात है सरकारी जो भी सरकारी वैकेंसी निकलती है उसमें जॉब की हालत क्या है और किस तरह से एग्जाम दिए जाते हैं वो सबको मालूम है। और कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर में अगर अभी आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में भी फायरिंग चल रही है, ले ऑफ चल रहे हैं। जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो ले ऑफ करने को तैयार बैठी हैं, और कुछ ने तो कर भी दिया है, और कुछ ने कर दिया है, कुछ कर रहे हैं, और कुछ तैयार बैठे हैं ले ऑफ करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन डे टू डे इंक्रीज हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी और इन्फ्लेशन, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आपको 2% और 3% का हाइक मिल रहा है, अप्रेजल मिल रहा है, इन्फ्लेशन 7% से ऊपर जा रहा है, एंड दैट इज़ द फूड इन्फ्लेशन। अगर आप बात करोगे एजुकेशन इन्फ्लेशन का या फिर जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, दैट इज ऑन द 10 to 11%। सो वो सिचुएशन है। अगर आपको विरासत में, जैसे नेताओं के बच्चों को विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है, अगर आपकी विरासत में भी कुछ पैसे अगर आपके पूर्वजों से आपको मिले हैं या आपके पिताजी से मिले हैं, अगर आप चाहोगे कि उसको एफडी कर दें तो एफडी में आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5%। बट अगर वो एफडी का मकसद अगर आपको आपके बच्चों को एजुकेशन दिलवाना हो, तो आप खुद सोच लो कि जो महंगाई है, जो शिक्षा का जो महंगाई है और जो मेडिकल की महंगाई है, वो 11 से 12% से के रेट से वो बढ़ रहा है। और आपका जो एफडी जो है, जो आपके पूर्वज ने आपको दिया है कि भाई तुम्हें देखो देश की हालत तो ऐसी ही रहेगी, एसएससी में पेपर आउट होते रहेंगे, बैंकिंग में जॉब कट होते रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी में भी ले ऑफ होते रहेंगे, तो किसी तरह से पैसे रख लो, इसको जमा कर लो, अपने बच्चे को पढ़ा लेना। तो वो भी जो आपका अप्रोच है वो काम नहीं करने वाला, क्योंकि जिस हिसाब से वो इन्फ्लेशन है और जिस हिसाब से जो रिटर्न है वो आप खुद ही देख सकते हो, तो वो भी काम नहीं होने वाला। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ ही रहा है डे टू डे, टैक्सेशन भी बढ़ रहे हैं इसके साथ में, जीएसटी 28%, 40%, अब तो न्यूज़ लैब आने वाला है 40%। अब जैसे एजुकेशन का अगर आप देखोगे, तो देख लो ये जो ग्राफ है, फ्रॉम सेंस 2000 से लेकर 2023 तक का डेटा है यहाँ पे। और 2025 में तो ये और भी ज़्यादा गया है। अगर आप देखोगे तो अगर आप 2025 का अगर आप ग्राफ देखते हो तो जस्ट वो ऐसे ऐसे स्ट्रेट ऊपर गया है। बट 2023 का देख लो कि किस रेट से कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऊपर जा रहे हैं। मतलब एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट होना है, ये संविधान, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में अगर आप देखोगे, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। बट उसके बाद में जो गवर्नमेंट
जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो एजुकेशन उनका कैसा है, यू नो वेरी वेल, सब लोग जानते हैं। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो, देन ठीक है, आपके लिए यहाँ भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है उसको टैकल करना काफी मुश्किल है। स्कूल में अगर आप देखोगे तो आज के टाइम में स्कूल जैसे बोलते हैं ना, माफिया, एजुकेशन माफिया, लैंड माफिया, ठीक है, खनन माफिया। सो आज के एजुकेशन माफिया, चूंकि ये नया टर्म है। जब मैं स्कूलिंग करता था उस टाइम में इतना ज्यादा माफियागिरी नहीं चलता था, बट आज के टाइम में आप देख लो, जितने भी स्कूल्स हैं मैक्सिमम जो है, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनके हैं, या फिर जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उनके हैं। तो उन लोग के ही स्कूल है, स्कूल के लाइसेंस लेना और ये सब अगर आप देखोगे तो दैट्स वो आम आदमी की बस की बात ही नहीं है। तो मैक्सिमम जो स्कूल, और उसके बाद में भी स्कूल की अभी का देखोगे तो आप रजिस्ट्रेशन चार्ज करवाओ, आप री एडमिशन चार्ज लो, और आपको देना होगा, आपको एग्जाम फी देना होगा, आपको स्कूल फी देना होगा, जो बुक्स हैं, जो स्कूल के रिकमेंडेड बुक्स हैं, जिसपे वो आपको ड्रेस जो है वो खुद ही वो आपको लिस्ट देंगे कि आपको इस शॉप से जाकर के आपको बुक्स परचेज करना है, वहां से आपको ड्रेस परचेज करना है। स्कूल ड्रेस का मेन जो कॉन्सेप्ट था कि सारे बच्चे, कोई ऐसा ना हो कि स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन हो किसी की भी फाइनेंशियल लेवल को लेकर, कि अगर कोई अच्छे घर से है वो काफी कॉस्टली कपड़े पहन के आ गया, ड्रेस पहन के आ गया, कोई गरीब घर से है तो वो खराब कपड़े पहन के आ गया, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ब्रीज करने के लिए कॉन्सेप्ट था स्कूल ड्रेस का। बट आज के टाइम में स्कूल ड्रेस का कॉन्सेप्ट चेंज है, दैट्स ए वे टू अर्न मनी फॉर स्कूल। बुक्स का वही सीन है, एंड जो भी स्टेशनरी जो परचेस आप कर रहे हो वो उसका भी वही हालत है। ट्रांसपोर्ट का अगर आप देखोगे तो ट्रांसपोर्ट का तो आप अगर जिस हिसाब से स्कूल बस के ट्रांसपोर्ट है उसमें आपको उबर और अगर ओला अगर मंथली रेंटल बेसिस पे लोगे वो ज़्यादा आपको नॉर्मल सेम रेट पड़ेगा। उसके बाद भी स्कूल में आप इतने खर्च कर रहे हो, ज़्यादा फी दे रहे हो, आप किसी तरह से पैसे सेव करके और किसी तरह से ओवर टाइम करके अगर आप कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को अगर भी अभी अगर टैकल कर भी ले रहे हो, तो उसके बाद भी आपके बच्चों को स्कूल में कोई भी एक खास एजुकेशन नहीं मिलने वाला, उसके बाद भी आपको प्राइवेट कोचिंग देने पड़ेंगे। सो ये सिचुएशन है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का। एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे तो जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनको हम लोग मिलेनियर बोलते हैं, वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप देख लो, जितने भी मैक्सिमम, इवन विराट कोहली, अनुष्का शर्मा का भी देख लो आप, वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। जो भी यूट्यूबर हैं जो काफी अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं वो सारे कोई यूएई में चले गए हैं, कोई सिंगापुर में शिफ्ट हो रहे हैं। वो सब लोग छोड़कर चले जा रहे हैं। हम और एजुकेशन का जो सिचुएशन है वो तो आप आपको अच्छे से पिछले स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद जो हमारे नेता हैं वो इतनी, जो अभी आप जो प्रॉमिस करते हैं और जो आपको ड्रीम या फिर जो रियलिटी दिखा रहे हैं कि वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप आपने जापान को भी पीछे छोड़ रखा है। आप जापान से भी बड़ा जीडीपी आपका है। बट हाउ, जापान का जीडीपी इंडिया से कम है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन भी कम है। इंडिया में पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। ये कुछ इस तरह से कि आपके घर में 10 फैमिली मेंबर हैं, आपके घर में 10 फैमिली मेंबर हैं, और वो 10 फैमिली मेंबर 10-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आपका जो फैमिली इनकम, होल फैमिली इनकम है, दैट इज द 1 लाख पर मंथ। और आपका एक पड़ोसी है जिसके एक फैमिली मेंबर है, वो 50,000 कमा रहे हैं, सिर्फ 2 फैमिली मेंबर है, हस्बैंड वाइफ, और वो दोनों 50,000 कमा रहे हैं, और उनका भी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख रुपए है, 50,000 प्लस 50,000। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि यू आर इक्वेलेंट टू योर नेबर, बिकॉज योर फैमिली इज ऑल्सो अर्निंग 1 लाख एंड दियर फैमिली इज ऑल्सो अर्निंग 1 लाख। आप 10 लोगों के फैमिली मेंबर हो, वो सिर्फ 2 लोगों के हैं।
सो सेम सिचुएशन इंडिया में है। इंडिया में इतने जो पॉपुलेशन है, जो कंज्यूमर है हमारे पास, इंडिया में सबसे इतनी ज़्यादा यंग जनरेशन है। दे आर द वेरी ह्यूज नंबर ऑफ कंज्यूमर वी हैव। तो ये है लार्जेस्ट जीडीपी का। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वी आर द लार्जेस्ट जीडीपी और वी आर द लार्जेस्ट, हमारे जो जीडीपी है काफी ज्यादा है एंड वी आर लाइक फॉर बेटर देन जापान, दैट्स नॉट ए रियलिटी ब्रदर। दैट्स नॉट ए रियलिटी एट ऑल। आप डेप्थ में जाओ और देखो और कंपेयर करो। आप ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनकी बातों पे अगर आप आओगे तो हमेशा बेवकूफ बनोगे। ये बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं करते। ये आपको धर्म की ओर जाने को बोलेंगे और अपने बच्चे को एजुकेशन की ओर जाने को बोलेंगे। और धर्म को इन्होंने धंधा बना रखा है। धर्म को फॉलो करो, दे आर गोइंग टू बिल्ड योर इथिकल वैल्यू, बट टेक केयर ऑफ योर एजुकेशन एज वेल, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिचुएशन जैसा भी हो एजुकेशन का, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। सो ये सिचुएशन है और ये डिफरेंस था ओवरऑल, पॉलिटिकल किड्स वर्सेस कॉमन मैन किड्स। सो अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे एजुकेशन, जो आम आदमी के बच्चे हैं, हमारे पास क्या ही ऑप्शन है। सरकारी स्कूल में जा सकते हैं या सस्ते कोचिंग में जा सकते हैं। और अगर वहीं अगर पॉलिटिकल लीडर्स के जो भी बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू फॉरेन अब्रॉड एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर द हेल्थ। हमारे पास सरकारी अस्पताल हैं, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप चाहे कितना भी इमरजेंसी हो क्यों, लंबे लाइन में रहो और उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होगा। वहीं अगर नेताओं के बच्चों को देखोगे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेगा। अगर आप एम्स की भी बात करो तो कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर है तो वो अगर वो बीमार पड़ते हैं उससे पहले ही वहां पे उनके लिए वैकेंट स्पेस मिल जाता है। बट आपके लिए चाहे वो कितना भी अर्जेंसी क्यों ना हो, आपको लाइन में लग के पर्ची कटवाना ही पड़ेगा। हो सकता है वो उस दिन ना कटे, अगले दिन कटे। आप एम्स के गेट के बाहर में बैठे रहना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट आप, हमारे पास बस है, मेट्रो है, साइकिल यही है। अगर आप गाड़ी चला रहे हो 28% का जीएसटी है। अगर अगर आप कार खरीदना चाह रहे हो तो 30% मोर देन, उसके बाद 30 क्या, मोर देन 50% आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। आप अर्निंग कर रहे हो 30% का टैक्स दो। फिर जब परचेज कर रहे हो जीएसटी दो। जब आप भी कोई भी व्हीकल्स परचेज कर रहे हो उसके बाद फिर रोड टैक्स दो। और उसमें भी अगर आप अच्छे रोड पे जा रहे हो तो टोल टैक्स दो। और उसमें भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो फाइन दो। और उसके बाद में किसी करप्ट पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो रिश्वत भी दो। तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ज़्यादा है नहीं, बस मेट्रो और साइकिल। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स और उनके फैमिली के बारे में देखोगे, उनके बच्चे के बारे में, तो लग्जरियस गाड़ी है, सिक्योरिटी है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। नो, नो जीएसटी वगैरह तो क्या ही सीन है, कैसे वो लोग परचेज करते हैं, नो वेरी वेल। और टोल वगैरह कितना उनको देना होता है वो आपको ही मालूम है। और मजाले किसी पुलिस वाले का जो उनसे रिश्वत मांग ले, वो सिर्फ आपसे ही मांगा जाएगा। कैरियर विकल्प जो है, आपको कंपटीशन की तैयारी करते रहनी पड़ेगी। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो फॉर कॉलेज एडमिशन के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, यू हैव टू स्ट्रगल इन दैट। और सिर्फ अब तो सिर्फ एग्जाम देने तक हुआ है भी नहीं, अब आपको स्ट्राइक भी करना पड़ेगा, आपको प्रोटेस्ट भी करना पड़ेगा। आपको फाइट करके वहां तक अगर मिल पाया तो आप शायद मिल जाए, नहीं तो चांसेस तो बहुत कम है। और कैरियर विकल्प, जाहिर सी बात है, अभी आप देख लो, अभी अभी हमने पूरे इस वीडियो में हमने कंपेयर किया है कि कैसे पॉलिटिकल किड्स के, जो भी पॉलिटिकल किड्स हैं, उनके एजुकेशन क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है। तो ये है उनका करियर अपॉर्चुनिटी। और ऐसे नॉर्मल अपॉर्चुनिटी जो है, आप मेहनत करो, मेहनत करने से मिल जाता है। एक चीज़ अच्छी बात है कि अगर आप कॉमन फैमिली हो, को मिडिल क्लास फैमिली हो, अगर आप फाइट मारोगे तो एट द एंड, लेट से ही सही लेकिन मिल जाएगा। बट उनको कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है, उनको बाई नेम मिल जाता है। आप चूंकि आवाज उठा रहे हो तो आपको डर डर के ही रहना पड़ेगा। या तो पुलिस का डर, ईडी का डर, अब तो
काफी कुछ हो चुका है, कुछ थोड़ा बहुत आपने इधर से उधर कुछ बोल दिया तो आप पे एफआईआर वगैरह ये सब नॉर्मल सी बात है। और कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है यू नो वेरी वेल। नेता के बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीडिया भी सपोर्ट करती है। मीडिया हो गई या फिर पुलिस हो गया, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर देम। और आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सबसे बड़ा ड्रीम हर मिडिल क्लास के बच्चों का होता है, वी विल हेल्प आवर पेरेंट्स, आई विल बिल्ड माई होम। सो जो भी स्ट्रगल आप देखते हो पेरेंट्स को, उनको फुलफिल और उनको ब्रीज करने का देखते हो, काफ़ी कम उम्र से ही आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो। आपके जो भी ड्रीम होते हैं, जो भी आपके शौक होते हैं, उनको आप साइड कर देते हो। शौक तो कोई पालता भी नहीं है अब, फाइट करते करते शौक कब कब मिट जाती पता ही नहीं चलता। हालांकि वो अगर नेताओं के बच्चों को देखोगे तो बस वो आराम करते हैं और अपने शौक पूरे करते हैं। और फिर उसके बाद अगर उनका मन हुआ तो अपना बाहर चले गए, पढ़ाई किए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बेस्ट एजुकेशन है। आपकी तरह वो फाइट नहीं है, नहीं करते, उनको किसी एंट्रेंस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो ये है आज का टॉपिक। अब आप अच्छे समझ गए हो अपने, जब भी वोट देने जाते हो तो आप देखो कि आपके नेता क्या कर रहे हैं, वो क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या उनका विजन है, क्या वो करप्ट तो नहीं है, वो क्रिमिनल तो नहीं है। कंपेयर करो कि उनको विरासत में मिली हुई राजनीति तो नहीं है, क्योंकि हालांकि अगर विरासत में भी राजनीति मिलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो काम तो करें। तो अगर वो काम करते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं, वो हेल्प कर रहे हैं तो वोट दो। नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप कास्ट को देखकर या फिर ग्रुप को देखकर या किसी भी चीज को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, धर्म के नाम पे वोट कभी ना दें। क्योंकि एक अच्छा नेता आपको अच्छे अवसर देगा और एक खराब नेता आपको हमेशा उस अवसर से दूर करेगा। बाकी मर्जी आपकी, देखते रहिए सैम फिनांस। थैंक यू, बाय बाय। लाइक करना ना भूलें, सब शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।